हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज जो हम हैं पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर 7 है उसमें हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, स्वर्णपत्र प्रयोग, जे का परमाणु मॉडल आदि के मॉडलों की व्याख्या की थी, जिसके अंतर्गत हमने जो परमाणु को समझाने के लिए बताए थे, यानी परमाणु को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए, जो कि हमने उनकी व्याख्या कर ली थी। हमारे पास में एक नियम और था जो कि यहाँ पर रह रहा था, वो था नील्स बोर का परमाणु मॉडल। देखिए, नील्स बोर का परमाणु जो मॉडल था 1913 की बात थी, 1911-1913 की बात थी कि जो नील्स बोर थे, वैज्ञानिक थे, इन्होंने हाइड्रोजन परमाणु की संरचना को समझने के लिए, उसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने के लिए यह मॉडल दिया था, जिसे नील्स बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। नील्स बोर के परमाणु मॉडल जो है उसमें हाइड्रोजन की तरंग संगीत व्याख्या की गई है, उसके स्पेक्ट्रम की यहाँ पर व्याख्या की गई है। सबसे पहले हम बात करें कि नील्स बोर का परमाणु मॉडल में कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं। तो देखिए, नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार जो हमारे पास में पहला पॉइंट आता है, पहला बिंदु आता है, वो क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो नाभिक होता है वो कहाँ स्थित होता है। देखिए, जो परमाणु होता है उसके केंद्र में नाभिक स्थित होता है। जैसे ये परमाणु है, 10⁻⁻10 मीटर आकार एक गोला है, जैसे तो उनके परमाणु मॉडल के अनुसार। तो नील्स बोर ने क्या बताया कि जो परमाणु है उसके बीच में, यानी उसके केंद्र में नाभिक स्थित होता है। क्या स्थित होता है? नाभिक स्थित होता है। यानी जो परमाणु है उसके केंद्र में नाभिक स्थित होता है, और नाभिक में जो है प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। पहला बिंदु यही था कि परमाणु जो है उसके केंद्र में नाभिक स्थित है और उसके अंतर्गत प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। दूसरा बिंदु क्या था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वह निश्चित त्रिज्या वाले पथ में गमन करते हैं। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि यह हो गया नाभिक, यह हो गया परमाणु। तो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है नील्स बोर के अनुसार कि जो परमाणु है उसके केंद्र में नाभिक स्थित है, पहला बिंदु। दूसरा क्या कहता है कि जो परमाणु है उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वह निश्चित त्रिज्या वाले पथ में गमन करते हैं। एक निश्चित त्रिज्या वाले पथ में गमन करते हैं, उनको मुख्यतः कक्षा, कोश, ऊर्जा स्तर और ऑर्बिट कहते हैं। यह नाम इलेक्ट्रॉन के घूमने वाले सर्किल की, कि इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उन्हें मुख्यतः कक्षा भी बोल सकते हैं, कोश भी बोल सकते हैं, ऊर्जा स्तर भी बोल सकते हैं और ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। तो पहला बिंदु नील्स बोर के अनुसार कि जो परमाणु उसके केंद्र में नाभिक स्थित होता है, उसके चारों ओर जो बाहर होता है उन्हें कक्षाएं कहते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन निश्चित त्रिज्या वाले पथ में गमन करते हैं। इनके पथ है इलेक्ट्रॉन के जो गमन करते हैं, इन्हें हम कहते हैं कक्षा, कोश, ऊर्जा स्तर और ऑर्बिट कहते हैं। अब ये जो कक्षाएं हैं मुख्यतः कितनी हो सकती है? एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है और चार भी हो सकती है। और इन कक्षाओं को मुख्यतः n से दर्शाया जाता है। तीसरा मुख्य बिंदु यही है कि ये जो कक्षाएं हैं 1, 2, 3
और 4 हो सकती हैं और इन्हें मुख्यतः n से दर्शाया जाता है। ये कक्षाओं को मुख्यतः k, l, m, n और o अगर आगे बढ़ जाएंगी तो बढ़ती जाएंगी, हो सकती है। और अगर देखा जाए तो इन कक्षाओं का एक सूत्र आता है निकालने का 2n² कि ये जो कक्षाएं हैं इनमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो देखिए 2 का 2 n का मतलब हमें पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अगर संख्या देखनी है कि कितने आते हैं तो 2 का 2 n का मतलब 1 स्क्वायर है, 2 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 को 1 से गुणा किया 2 आया। हम कह सकते हैं कि n बराबर जब हमने 1 माना था तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 आती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम जो कक्ष है, पहली जो कक्षा है, पहला जो ऊर्जा स्तर है, पहला जो कोश है, पहला जो ऑर्बिट है, उसके अंतर्गत 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी प्रकार 2n² n बराबर अगर माना जाए 2 तो 2 का 2 n का मतलब होता है 2 स्क्वायर, भाई 2 का 2 तो आ गया, n बराबर 2 माना है दूसरी कक्षा के लिए तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 8। तो दूसरी कक्षा है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो सकते हैं 8 हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी बात 3 मुख्य बिंदु की। पहली कि नील्स बोर ने क्या किया, हाइड्रोजन की संरचना को समझाने के लिए परमाणु मॉडल दिया। नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार पहला बिंदु क्या कहता है कि परमाणु के केंद्र में नाभिक स्थित होता है, उसके चारों जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उन्हें कक्षाएं कहते हैं, जो कि 1 2 3 4 हो सकती हैं और ये इन्हें k l m n और o कह सकते हैं। तो ये बात साफ कर दी थी नील्स बोर ने। इसके बाद में क्या बताया कि जैसे जैसे n का मान बढ़ता है तो कक्षाओं की दूरी बढ़ती जाती है। बिल्कुल सत्य बात है। पहली कक्षा ये थी, दूसरी कक्षा ये आई, तीसरी कक्षा ये आई। तो देखिए जैसे जैसे n यानी कक्षाएं बढ़ती गई तो नाभिक से इन कक्षाओं की दूरी भी क्या होगी, बढ़ती गई। तो जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जाती हैं तो ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाता है। जो पहली कक्षा होती है वहां पर ऊर्जा का मान सबसे कम होता है क्योंकि ये कक्षा जो है नाभिक के बहुत नजदीक होती है। दूसरी कक्षा नाभिक से थोड़ी दूरी पर होती है, इसलिए इसका मान और बढ़ जाता है। तीसरी कक्षा नाभिक से और अधिक दूरी पर होती है, इसलिए इसका स्तर और भी बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब जैसे जैसे n का मान, जैसे जैसे कक्षा का मान बढ़ता है तो नाभिक से दूरी होती जाती है और स्वतः ही ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाता है। बात करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, अगर ये कोई निश्चित पथ में गमन कर रहे हैं तो इनकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऊर्जा में परिवर्तन कब होता है कि जब यहाँ पर मान लीजिए एक कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है या मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जब अपना स्थान चेंज करते हैं यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है उच्च स्तर में चला जाए और एक इलेक्ट्रॉन जो है निम्न स्तर में चला आए, तभी क्या होता है, ऊर्जा का मान चेंज होता है। कहने का मतलब जब ऊर्जा का अवशोषण होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं जहां पर रैखिक स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है, और जब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाते हैं और एक रैखिक स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। तो ये बात भी साहब नील्स बोर की। नील्स बोर ने क्या बताया, सबसे पहले सुन लीजिए, नील्स बोर जो था उसने हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी, हाइड्रोजन की संरचना को समझने के लिए व्याख्या की थी। उसके अनुसार पहला बिंदु क्या था कि परमाणु के केंद्र में नाभिक स्थित होता है जिसके अंतर्गत
इससे ज्यादा हो सकते हैं और इनको बुके में के, एल, एम, एन और से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे जैसे अगला बिंदु, जैसे जैसे एन का मान बढ़ता जाता है स्वतः ही ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। एन का मान कम होगा, नाभिक के पास में इलेक्ट्रॉन आएंगे, कक्षाएं आएंगी, ऊर्जा का मान भी स्वतः ही कम होगा। और जब ऊर्जा का अवशोषण होता है तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और जब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो इलेक्ट्रॉन निम्न स्तर से कहां पर आ जाते हैं, निम्न स्तर में चले जाते हैं उच्च ऊर्जा स्तर से। तो ये बात हुई न्यूज बोर के परमाणु मॉडल। और इनके कोणीय जो संवेग का मान है इन्होंने बताया था NH/2π, MVR NH/2π इन्होंने अपने कोणीय संवेग का मान बताया था। इसके बाद देखो हम पढ़ते हैं आवर्त सारणी के वर्गीकरण की। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है उसी प्रकार जो नए नए तत्व हैं उनकी खोज होती जा रही है। देखिए जी, सन 1800 में लगभग 25 तत्वों की खोज थी। उसके बाद में नए नए वैज्ञानिक आए। तो जो नए नए वैज्ञानिक आए इन्होंने अपने अनुसार तत्वों की खोज करना चालू कर दिया, उसको आवर्त सारणी में उन्होंने व्यवस्थित करना चालू कर दिया। लेकिन मेंडलीव भी आए, उन्होंने उस तत्वों को उसके परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित करना चालू कर दिया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आवर्त सारणी जो थी ये क्या होती है, ये तो आप पढ़ ही लेंगे। कितने तत्व होते हैं, कैसे याद करते हैं, ये हमारे द्वारा आपको बता दिया जाएगा कि इसके याद करने की जो सबसे सरल विधि होती है वो क्या होती है। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास में दो नियम हैं जिनके द्वारा इस छोटे से रूप को समझ सकते हैं। ये मुख्यतः परीक्षा में भी पूछे जाते हैं कि एक तो है हमारे पास में डोब्राइनर का त्रिक नियम और एक होता है हमारे पास में न्यूलैंड का अष्टक नियम। ये दो नियम हैं। अगर आप इन दो नियमों को पढ़ लेते हैं और इन मॉडल्स को पढ़ लेते हैं तो आपके 5 नंबर स्वतः ही क्लियर हो जाते हैं इस चैप्टर में से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस डोब्राइन के त्रिक नियम की। देखिए आप कंफ्यूज मत होना। पहले के जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो मत प्रस्तुत किए, जो अपने नियम दिए, उनके अनुसार वो अपने मॉडल का नाम रख देते थे। जैसे इन्होंने त्रिक नियम रखा तो त्रिक नियम तो इनके सिद्धांत की पालना करता है और डोब्राइनर है ये एक वैज्ञानिक का नाम है। तो इन्होंने अपने नाम के अनुसार ही क्या बना दिया, नियम बना दिया डोब्राइनर के त्रिक के नियम के अनुसार कि डोब्राइनर का जो त्रिक नियम है वो क्या होता है। देखो बच्चों, जो डोब्राइनर का त्रिक नियम है तो देखो त्रिक यानी होता है 3, त्रिक यानी होता है 3। तो डोब्राइनर ने क्या किया, 3 तत्वों के समूह बनाए। क्या किया, 3 तत्वों के समूह बनाए। 3 तत्व एक लिए, देखो 1 2 3 ऐसे करके उन्होंने 3 तत्वों के 3 समूह बनाए, 1 2 और 3, जो कि भौतिक व रासायनिक मुद्रण में क्या थे, समान थे। डोब्राइनर ने त्रिक यानी 3 के याद रखना। डोब्राइनर ने 3 तत्वों के क्या बनाए, समूह बनाए, जिनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या थे, समान थे। ये बात होगी पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि इन्होंने जो समूह बनाए थे
समूह हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने बताया कि जो तीन तीन तत्वों के समूह हैं उसमें जो बीच वाला तत्व है, बीच वाला जो तत्व है उसका जो परमाणु भार है वह प्रथम तत्व और जो तृतीय तत्व है उसके औसत के बराबर होता है। डोबराइन के त्रिक नियम के अनुसार बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य बचे दो तत्वों के परमाणुओं के औसत के बराबर होता है। यह बात किसने बता दी थी? अपने पास में जो डोबराइन थे उन्होंने। देखो इसको स्पष्ट कैसे करें। सबसे पहले हम बात करें कि इन्होंने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये तीन तत्व लिए, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देखो डोबराइन के त्रिक नियम के अनुसार इन्होंने तीन तीन तत्वों के तीन समूह बनाए जिनके अनुसार जो बीच वाला तत्व है उसका जो परमाणु भार है वह शेष बचे दो तत्वों के परमाणु भारों के औसत के बराबर होता है। या फिर जब तीन तीन तत्वों के समूह बनाए तो इनको आरोही क्रम में रखा और आरोही क्रम में रखने के बाद जो बीच वाले तत्वों का परमाणु भार होगा वह शेष बचे दो तत्वों के परमाणु भारों के औसत के बराबर होगा। कैसे होगा? हम बात करें लिथियम के परमाणु भार की। लिथियम कितने नंबर पर आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 नंबर पर आता है। यह विषम संख्या का नंबर है और विषम संख्या का नियम ये कहता है, जो श्याम अपने के द्वारा बनाया गया था, ये कि अगर विषम संख्या आ रही है परमाणु क्रमांक की 20 तत्वों तक में तो उस संख्या को डबल करो और डबल करके उसमें 1 जोड़ दो, वही उसका परमाणु भार होगा। जैसे लिथियम है 3 नंबर पर, इसको डबल किया है 6, इसमें 1 जोड़ा कितना आया? 7। पोटेशियम की बात करें 19 नंबर पर आता है। विषम संख्या है तो विषम संख्या का नियम ये कहता है कि डबल करो और +1 करो। 19 दूनी 38 रे 39। तो क्या बोला डोबराइन ने कि बीच वाले तत्वों का परमाणु जो भार है दोनों तत्वों के औसत के, तो औसत निकाल लेते हैं। 7 + 39 अपॉन 2। 9 और 7 कितने होते हैं? 16। 16 3 में 4। इसका भाग दिया 2 का औसत निकाल रहे हैं। 2 दूनी 4 और 2 किया 6। अपने पास कितना है इसका? 23 आ गया। यानी बीच वाले तत्व का जो औसत है, बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार है, देखो ये तत्व का नाम है, ये इसके परमाणु भार है। ये तत्व ये इनके परमाणु भार होंगे, ये तत्व है, ये परमाणु भार होंगे। तो बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार है शेष बचे दो तत्वों के परमाणु भार के अनुपात जो है उनका औसत होगा। जैसे बात करें कैल्शियम की, कैल्शियम आता है 20 कम नंबर है, डबल कर दो टोटल प्लस में करने की जरूरत नहीं, 40 हो गया। बेरिलियम के पास में परमाणु कितना होता है? 137 होता है। दोनों को औसत निकालते हैं, 40 + 137 बटा 2 निकालते हैं। 7 का 7 4 3 7 1 2 × 16 1 बच गया, 2 × 16 कितना आया? 88 आया। तो शेष दो तत्वों का बीच वाले तत्वों का परमाणु से दो तत्वों के औसत कितना है इसका? 88 आया, निकाल दिया। ऐसी क्लोरीन और आयोडीन, क्लोरीन आता है 17 नंबर पे, जिसका परमाणु भार होता है
पॉइंट मार्क्स इसके अंदर लगाया जाता है, तब जाकर के ये औसत निकलता है। तो देखिए हमारे पास में जो अभी हमने देखा डोबरेल का त्रिकोण, डोबरेल के द्वारा दिया गया, इसके अनुसार इन्होंने तीन तत्वों के 3 समूह बनाए जिनके भौतिक व रासायनिक गुण में क्या थे, समान थे, और इनके अनुसार बीच वाले तत्वों का परमाणु जो भार है 2 तत्वों के परमाणु भारों के औसत के बराबर होता है। ये बात डोबरेल ने क्या कर दी, स्पष्ट कर दी। डोबरेल ने यह बात स्पष्ट कर दी। अब बात करते हैं न्यूलैंड के अष्टक नियम की। देखिए न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक था, उसका अष्टक नियम क्या है। 1865 में अपने को जितने तत्व ज्ञात थे तो उन्होंने उन तत्वों को जो परमाणु द्रव्यमान था उनका उसके बढ़ते हुए क्रम में रखा है। जिस तत्व का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम था उसको सबसे पहले लिखा, फिर बाद में जिस तत्व का परमाणु मान ज्यादा आता गया उसको वो आगे लिखते हैं। यानी 1865 अपने पास में जो 1865 में परमाणु द्रव्यमान थे उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया। यानी जितने 1865 में अपने पास तत्वों की ज्ञान हो चुका था उतने तत्वों को उन्होंने परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा। फिर उन्होंने क्या पाया कि जो प्रत्येक 8वां तत्व आता है उसका गुण पहले तत्व के समान होता है। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार 8वें तत्व का गुण प्रथम तत्व के बराबर होता है। 8वें तत्व का गुण प्रथम तत्व के बराबर है 8वें तत्व का, इसीलिए इन्हें क्या नाम दिया, अष्टक नियम। इसकी तुलना जो है संगीत के अष्टक से की गई है, सा रे ग म प द नि सा से। जैसे सा रे ग म प द नि सा, तो सा रे ग म प द नि सा, फिर वापस से सा आ जाता है। उसी प्रकार देखिए ये परमाणु भार है। सबसे पहले जो तत्व था लिथियम का क्या, उसके बाद में लिथियम बढ़ते क्रम में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। जो 8वां तत्व आया नियोन, उसके जो गुण थे प्रथम तत्व क्या था लिथियम, उसके क्या थे, समान थे। इसलिए इसने 8 तत्वों को पुनरावृत्ति नहीं की। अब आपको कैसे याद रखना है, आप लिथियम में चालू करेंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन 7 लिखिए। इसके बाद में 8वां कौन सा आता है, नियोन आता है, इसको आप छोड़ दीजिए। इसमें लिखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। कितने हो गए, 3 4 5 6 7 हो गए। फिर क्लोरीन के बाद में आर्गन आता है, इसको आप छोड़ दीजिए क्योंकि इसके तत्व गुण तत्वों के समान थे। फिर आप पोटेशियम 1, कैल्शियम का क्लोरीन याद करने का सबसे सिंपल ट्रिक है, पहले लिथियम से चालू करें, 7 तक लिखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तक लिया, नियोन को छोड़ दिया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन तक 7 हो गए। फिर आपने 8 जोड़ दिया आगे, फिर पोटेशियम आता है। ठीक है, ये क्या है, ये परमाणु भार है। देखो परमाणु भारों को निकालना मैंने आपको पहले बता दिया था, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले परमाणु भार जो है एक सिंपल ट्रिक है अपने पास में कि जो अपने पास में परमाणु भार है इनको आप एक बार क्रम में लिख लीजिए, फिर इनको सम और विषम के आधार पर हम देखते हैं। देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। देखिए नंबर लेते हैं, 1 नंबर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 ये परमाणु क्रमांक दे दिए। अब इनके हमें निकालना है परमाणु भार। तो निकालने की सबसे तरीका है, इसमें जो भी आपको सम नंबर दिख रहा है, इसमें जो भी आपको सम नंबर दिख रहा है उसको आप डबल कर दीजिए सम नंबर में। इसमें जो भी आपको विषम नंबर दिख रहा है उसको डबल कीजिए और उसमें एक जोड़ दीजिए, तो वो उसका परमाणु भार होगा। ये अपने द्वारा बनाई गई टेक्निक है, लगभग 20 तत्वों तक की आती है परीक्षा में। इसके अलावा तो लिखा जाता है उसके पेपर में दिया होता है। देखो हाइड्रोजन का एक कभी एक ही रहता है और बाकी देखो 2 नंबर है। सम का नियम याद रखना है कि सम को डबल करना है और विषम को डबल करके एक जोड़ना है। सम 2 है, 2 नंबर सम है तो क्या किया 4 डबल हो गया। 3 विषम है तो 3 दूनी 6 है 7। बेरिलियम सम है 4 दूनी क्या हो गया 8। बोरॉन क्या है 5 विषम है 5 दूनी 10 है 11। 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 है 15, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 है 19, 10 दूनी 20। सम को डबल कर देंगे, विषम को डबल करके 1 हो गया। 8 दूनी 22 है 23, 12 दूनी 24 है 25, 12 दूनी 24 मैग्नीशियम सब है। एल्यूमिनियम 13 नंबर में आता है 13 26 है 27, 14 दूनी 28 है 14 सम आता है 14 दूनी 28। 15 विषम आता है 15 दूनी 30 है 31, 16 सम में आता है 16 दूनी 32, 32 है 33, 17 दूनी 34 है 33। इसका पॉइंट पास समस्थानिक के रूप में जाता है। 18 दूनी 36 है 37, लेकिन इसका होता है 39 इसका। और 38 है 39 और कैल्शियम कितना हो गया 40। ठीक है, ये हो गया सम और विषम नंबर में परमाणु भार देख लो कैसे सारे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपने पास में इसमें 2 पदार्थ हैं, एक तो 8 नंबर का बेरिलियम है और एक नाइट्रोजन है। इन दोनों को अपन क्या कहते हैं, ये सम पे है ना तो इसको बना देते हैं विषम वाला बना देते हैं सम का। तो 4 सम पे आता है इसमें 8 लिखा था, लेकिन 8 नहीं करके इसका नियम बोल लगाते हैं विषम का। 4 दूनी 8 के करते हैं 9 जाते हैं। ये 7 दूनी 14 और 1 15 होता है विषम नंबर है तो डबल करके एक को जोड़ रहा है, इसमें डबल करके एक नहीं जोड़ता है, इसमें डबल 7 दूनी 14। ये एक तो 4 नंबर 7 नंबर है, इस नियम को फॉलो नहीं करता है, बाकी सब ये नियम को फॉलो करते हैं। सम नंबर को डबल कीजिए और विषम नंबर को डबल करके एक जोड़ दीजिए। ये हो गया ब्यूरेट का नियम कि 1865 में जितने भी तत्व ज्ञात हैं उन्होंने उसको परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में लिखा। प्रत्येक जो 8 तत्व था पहले तत्व के समान आ रहा था, इसकी जो तुलना थी संगीत के अष्टक नियम से की, सारे का पैदानिशा से। इन्होंने तत्व लिखे लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन 8 तत्वों को छोड़ दीजिए। नियोन आता है सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन आता है 8 तत्वों को छोड़ दीजिए। पोटेशियम कैल्शियम तत्वों का परमाणु भार आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जो सम पे आ रहा है उसको डबल कर दीजिए और जो विषम पे आ रहा है उसको डबल करके एक जोड़ दीजिए। यह आपका हो गया ब्यूरेट का अष्टक नियम। और आगे की जो क्लास